2 जून 1995 का वो गेस्ट हाउस कांड, जिसे लेकर सालों बाद एक बार फिर प्रदेश में सियासत गर्मा रही है। करीब 28 साल बाद एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड राज्य की राजनीति के बीच सुर्खियों में है। 2024 लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर चाहे बीजेपी हो या सपा, सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें दलित वोट बैंक पर है। दलित वोट बैंक को ही साधने के लिए एक तरफ अखिलेश यादव ने रायबरेली में काशी राम जी की मूर्ति का अनावरण किया, तो वहीं बीजेपी ने भी मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता अब जनता के बीच जाकर गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाएंगे और बीजेपी का हमला ये कि सपा के लोगों ने एक दलित की बेटी पर हमला किया था, इस बात को बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों तक गली गली जाकर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारी टीम ने गेस्ट हाउस कांड के बारे में जानने की कोशिश की। इसी बीच हमारी टीम ने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी से मुलाकात की, जिन्होंने इस कांड के बारे में कुछ जानकारी साझा की। देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीति का उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो दौर सबसे बुरे रहे हैं या बुरे दौर से गुजरे हैं। एक तो जो मीराबाई गेस्ट हाउस कांड हुआ 2 जून 1995 को, और दूसरा जो विधानसभा में माइक चले हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक काले धब्बे के रूप में लंबे समय तक देखे जाएंगे और याद किए जाएंगे। मैंने उसको कवर भी किया है। जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो वो उसकी राजनीति में जो एक सत्ता को प्राप्त करने की बाई हुक बाई कुक जो एक मनोवृत्ति डेवलप हुई, ये शायद उसकी परिणति थी। काशीराम जी का और मुलायम सिंह जी का एक समीकरण बना और वो एक बहुमत से वो चीज़ सरकार बनी और वो वहाँ सत्ता में आए। और कहा तो ये जाता है कि मायावती जी काशीराम जी को मुलायम सिंह जी के लिए वो उनको स्क्रू कसने के लिए कहती रहती थी, और शायद कितना सच है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चर्चा उस समय राजनीतिक गलियारे में इस बात की ज़रूर हुआ करती थी। ये तो वही लोग जाने के क्या सच है कि काशीराम जी जब आते थे तो कहा जाता था, या पत्रकारों के अपने उसमें और राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती थी कि वो पैसा लेने आते हैं, तो इस बात की चर्चा होती थी। तो अब कितना सच है ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो देने वाला और लेने वाला जान सकता है। था क्या ऐसा सच था कि नहीं था, तो उसी को लेके कुछ मतभेद बने और कुछ चीज़ें बनी, और अंततः ये भी कहा जाता है कि मायावती के दबाव में काशीराम जी ने समर्थन मुलायम सिंह से और सरकार गिर गई थी। उससे समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से उसमें दबंग लोगों का ज़्यादा प्रभाव था, या उनके कार्यकर्ता ज़्यादा उग्र स्वभाव के थे, या वो शायद उनका जो यूथ विंग था वो लोग उससे कुछ नाखुश हुए कि साहब ये समर्थन क्यों से वापस ले लिया। और गेस्ट हाउस कांड के कमरा नंबर 1 में मुझे याद है कि वहाँ बैठक ले रही थी अपने विधायकों का मायावती जी। इसी बीच में लगभग 150 लोग वहाँ चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने उत्पात काटा, और उन्होंने वहाँ जाकर अशिष्टता भी भद्दी गालियाँ भी दी। उस समय मायावती जी थी, और जो विधायक थे उसमें से 2-4 विधायक तो बसपा के भाग गए, निकल गए, कुछ वहाँ बचे। तो वो, लेकिन ये भी आया था कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कपड़े फाड़े गए, लेकिन हाँ उनसे अशिष्टता की गई। और मैं तो ये कहूँगा कि शायद स्थिति ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, अब वो नहीं है, उनकी हत्या हो गई बाद में। तो वो अपने चूँकि उसी सामने ट्रांजिट हासिल था उसमें वो रहते थे, तो जब शोर शराबा सुना तो आया, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने अपनी राइफल से 2-3 फायर किए। तो वहाँ जो लोग थे उसमें थोड़ा सा लगा कि अब यहाँ स्थिति बिगड़ेगी, तो वो लोग वहाँ से भागे और वहाँ से हटे। तो शायद वो जो एक स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती वो शायद ब्रह्मदत्त जी ने बचा ली थी। खैर, मायावती ने भी फिर ब्रह्मदत्त जी के उन रिश्तों को बहुत ईमानदारी से और शिद्दत से निभाया। उनकी पत्नी को भी उन्होंने
काफ़ी मदद की और बराबर वो भी मंत्री रही, उनकी पत्नी बाद में विधायक भी हुई, तो उसमें हमेशा प्रत्याशी खड़ा नहीं किया उन्होंने और उनके समर्थन में रही, तो ये सारी चीज़ें रही थी। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी। भाजपा का आज 44वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज तक जिन महान लोगों ने पार्टी को संवारा है, समृद्ध और सशक्त किया है, उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। 43 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को भाजपा का गठन हुआ था। उन्होंने कहा, आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। बजरंगबली के नाम पर घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देता है। हमारी सफलताओं में महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। पीएम ने कहा, हनुमान जी के पास असीम शक्ति है। उस शक्ति का इस्तेमाल वे तब कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेह खत्म होता है। 2014 से पहले भारत की भी यही स्थिति थी। भारत अब बजरंगबली की तरह अपने भीतर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। हनुमान जी के ऐसे ही गुणों से भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी प्रेरणा पाते हैं। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुबह दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में पार्टी का ध्वजारोहण किया। लखनऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया। भाजपा आज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक विशेष सप्ताह मनाएगी। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को कहा है, 11 अप्रैल को समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जयंती और 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती सभी बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश कार्यालयों पर मनाएं। उनकी फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्वच्छता अभियान चलाया जाए। मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित समाज के कल्याण के लिए किए गए कामों की चर्चा करें। हौसला रखते हैं। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर महिलाओं की समस्याओं, उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों की परवाह ही नहीं करता, जबकि भाजपा का पॉलिटिकल महिलाओं के जीवन को आसान बना, उनके सपनों को साकार करने को, निर्णय प्रक्रिया में उनको भागीदारी देने को प्राथमिकता देता है। इसलिए आज के युवा हो या फिर देश की माताएं, बहनें, बेटियां भाजपा के साथ हम पल पल अनुभव कर रहे हैं। हमारी माताओं, बहनों के आशीर्वाद बढ़ते चले जा रहे हैं, जुड़ाव महसूस करती हैं, अपनापन महसूस करती हैं। इसलिए आज ये सभी भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। साथियों, आज स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सबके लिए अपने सपनों को, अपने संकल्पों को, मां भारती के सेवा के लिए समर्पित अपने हर कार्यकर्ता के जीवन को देखते हुए बहुत सी बातों को बार बार समझने की आवश्यकता होती है। 2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था। 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया। 800 साल से ज्यादा की
गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ और इस प्रक्रिया में दशकों से चली आ रही बुराइयां, चुनौतियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। अब देश पंच प्राणों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, सन 47 में अंग्रेज भले चले गए, लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यही छोड़ गए थे। इसलिए आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव और शिवपाल सिंह यादव की इस मांग का बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समर्थन किया है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसके बाद बीजेपी सांसद ने नई मांग उठा दी। आजमगढ़ के बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने डिंपल यादव और शिवपाल सिंह यादव की मांग का समर्थन किया है। नेताजी को पद्म विभूषण दिए जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। इसके जवाब में आजमगढ़ के बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार निरहुआ ने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा, हम अपनी सरकार से भी कहेंगे कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। नेताजी का कद बहुत बड़ा था, उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब नेताजी को भारत रत्न सौंपने की मांग उठी हो। पहले यह मांग मैनपुरी से सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने की थी। मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी बहू डिंपल यादव ने कहा था, नेताजी के कद के हिसाब से उन्हें अब तक भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। मैं सरकार से नेताजी को भारत रत्न दिलाने की गुजारिश करती हूँ। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने कहा, नेताजी देश और प्रदेश के किसानों और युवाओं की आवाज उठाने का काम किया है, इसलिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। इसके बाद उन्होंने मुलायम के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की मांग की। सपा नेता ने कहा था, जिस तरह से आपने देश के जवानों और युवाओं के लिए काम किया है, उसके कारण आपको यह सम्मान मिलना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। वह भारत के रक्षा मंत्री और लंबे समय तक संसद सदस्य भी रहे। मुलायम सिंह यादव के पुत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुरस्कार ग्रहण किया। टेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी। पूरा वीडियो कासगंज जनपद के सोरा कोतवाली इलाके के बाजार का है, जहां लोगों ने बताया कि बाजार में होडलपुर का रहने वाला यह व्यक्ति हर रोज आकर व्यापारियों से सामान लेता है और पैसे मांगने पर उनके साथ अभद्रता करता है। 27 मार्च को जैसे ही यह व्यक्ति बाजार में आया और एक मिठाई की दुकान पर पहुंच गया, जहां उसने 8 गुलाब जामुन लिए। जब उसने पैसे मांगे तो उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी, काउंटर में लात मारी। तभी व्यापारी एकत्रित हो गए और उन्होंने इसकी सूचना फोन पर कोतवाली पुलिस को दी। व्यापारियों की शिकायत पर सोरो पुलिस का एक दरोगा सचिन मौके पर पहुंचता है और उसके बाद होता है कांड। हमारी दुकान का ही था, उसने मिठाई ली। मिठाई देने के बाद पैसे मांगे जाने पर उसने उपद्रव शुरू कर दिया। हमारे काउंटर में लात मार दी। हमने 100 नंबर मिलाया, 100 नंबर मिला नहीं। किसी ने दरोगा जी को फोन मिलाया, दरोगा जी आके आए तो वो दरोगा जी पे मतलब व्यापारियों ने पकड़ा उसे। दरोगा जी पे हाथ छोड़ने की कोशिश, तब तक बाजार वालों ने उसे पकड़ लिया। मार पिटाई भी शुरू कर दी। दरोगा जी पिस्टल छीनने लगा तो दरोगा जी ने उसे पिटाई कर दी। उसने कहने वाला ये होटलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। अपने आप को इंस्पेक्टर राजेश बताता है। मैं इंस्पेक्टर राजेश हूँ, थाना सोरो, जनपद कासगंज में कस्बा स्थित जो बाजार है, बाजार में उप निरीक्षक के द्वारा
एक व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई। इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उप निरीक्षक को निलंबित किया गया है और इस बिंदु पर जो वहां जनता के लोग थे उनसे बातचीत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। टेक्स्ट रिपोर्ट अटल टीवी। शहर के कस्बा आलापुर में साप्ताहिक बंदी को लेकर इंस्पेक्टर सत्येंद्र मिश्र ने टीम के साथ लेकर छापेमारी की। इंस्पेक्टर द्वारा की गई छापेमारी की कार्रवाई के दौरान शहर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान दुकान खोलकर बैठे व्यापारी दुकान के शटर धड़ाधड़ बंद करते हुए मौके से फरार हो गए। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ लेकर साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकानों को बंद कराया। इंस्पेक्टर ने सभी व्यापारियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक बंदी का पालन करते हुए दुकानों को बंद रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि साप्ताहिक बंदी में किसी भी दुकानदार द्वारा अपने प्रतिष्ठान को खोला गया तो प्रतिष्ठान के संचालक पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर का समर्थन करते हुए आगे से साप्ताहिक बंदी का पालन करने का आश्वासन दिया। टेक्स्ट रिपोर्ट अटल टीवी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा 12वीं के इतिहास की किताब से मुगल काल के कुछ अध्यायों को कथित तौर पर हटाने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि असम के भाजपा विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने आगरा में बने ताजमहल को गिराने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी है। उन्होंने कुतुब मीनार को भी गिराने की मांग कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो इस तथ्य की भी जांच कराने की मांग कर रहे हैं कि क्या मुगल बादशाह शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज से सचमुच प्यार करते थे। असम बीजेपी के विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुगल काल के इन 2 स्मारकों वाली जगह पर मंदिर बनाने की भी अनुरोध किया है। मिर्यानी विधायक ने यह भी घोषणा की कि वह मंदिर निर्माण के लिए 1 साल का वेतन दान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से ताजमहल और कुतुब मीनार को तुरंत ध्वस्त करने का आग्रह करता हूँ। इन दोनों स्मारकों की जगह दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर बनने चाहिए। उन दोनों मंदिरों की वास्तुकला ऐसी होनी चाहिए कि कोई अन्य स्मारक उनके करीब भी ना हो। उन्होंने सवाल किया कि 17वीं शताब्दी के राजा ने मुमताज की मृत्यु के बाद 3 बार और शादी क्यों की। उन्होंने दावा किया कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक इस ताजमहल को हिंदू राजघराने की संपत्ति से बनाया गया था। भाजपा विधायक ने कहा, साल 1526 में मुगल भारत आए और इसके बाद आगरा में ताजमहल बनाया। शाहजहां ने हिंदू राजाओं से लिए गए धन से ताजमहल बनवाया, वह हमारा पैसा था। उन्होंने अपनी चौथी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया। उन्होंने 7 पत्नियों से शादी की और मुमताज उनकी चौथी पत्नी थी। अगर वो मुमताज से इतना प्यार करते थे तो उन्होंने बाद में और पत्नियों से शादी क्यों की? है मुगल के विषय यहाँ हम लोग को हटाना है देश से। एक मुगल राजा जहांगीर ने 20 शादी किए, जो प्रेम की निशानी बोला जाता है। मुमताज महल या ताजमहल जो शाहजहां ने बनाए, वो 4 नंबर पर जब शादी किए उनके नाम से 4 नंबर वाला बीबी मुमताज के नाम से शाहजहां ने बनाए। अगर प्रेम के निशानी हकीकत में थे तो उसके गुजरने के बाद और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां ने 3 बार और शादी क्यों किए? और इस विषय को अगर हम लोग अगर छोटे बच्चे हैं जो भारत देश के जो नए पीढ़ी हैं, उनको हम लोग को सिखाना नहीं है कि एक मुगल राजा जहांगीर 20 शादी किए, एक मुगल राजा शाहजहां 4 नंबर बीबी के नाम से प्रेम के निशानी के तौर से ये बनाए और उसके बाद और 3 शादी किए। ये तो प्रेम का कोई बात ही नहीं रहा मुगल ने आया भारत देश में कब? 1526 सन में, और ताजमहल बनाए कब? 1632 सन में, 104 साल के बाद। अगर वो लोग वापस नहीं गए, ये पैसा कहाँ से मिला 104 साल के बाद मुगलों को? स्वाभाविक, देश के जो हम लोग का हिंदू राजा था, हिंदू लोग थे, उनसे पैसा लूटपाट करके, मारपीट करके, डकैती करके पैसा, हिंदू लोग से पैसा लेके ये बनाए। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। इससे आगे जब 1526 सन में मुगल इधर आए, उससे आगे
1200 सन में अगर जगन्नाथ मंदिर हम लोग का 1200 सन में हिंदू राजाओं ने, हिंदू लोग ने बनाए हैं। अगर कैलाशनाथ मंदिर इलोरा जो महाराष्ट्र में है, केदारनाथ मंदिर हो, मुंडेश्वरी मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर, मुगल आने के आगे हम लोग का अगर कैपेसिटी था बनाने का, स्वाभाविक इस जगह में, ताजमहल के जगह में, कुतुब मीनार के जगह में और बड़ा बड़ा हम लोग और मंदिर हो या दूसरा कोई बनाने का हम लोग का संभव था। अगर अभी भारत के देश ने दिखा दिया सारे दुनिया को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विश्व के सबसे ऊंचे जो मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विश्व के सबसे ऊंचे मूर्ति अगर बनाने का भारत देश में समर्थ है, तो हम लोग इससे बड़े बड़े मंदिर बनाने का भी समर्थ हम लोग का थे या अभी भी है। तो इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि ये जो प्रेम का निशानी कभी नहीं हुआ। शाहजहां ने 4 नंबर बीबी के नाम से मुमताज महल, ताजमहल बनाए थे। उसके बाद अगर प्रेम के निशानी है तो उसके बाद तीन बार और क्यों शादी किए? शाहजहां ने और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां 7 बार शादी किए। ये तो आने वाले पीढ़ी को हम लोग को जानकारी देना नहीं है। जहांगीर मुगल राजा 20 बार शादी किए। ये भविष्य के प्रजन्म को कभी हम लोग को जानने का, जानकारी देने का हम लोग को हक नहीं है। इसको बंद करना है। ये हम NCERT जो लाए हैं अभी मुगल का विषय बंद करने का, हम इसको आदरणीय ज्ञापन करता। मेरा यही डिमांड है केंद्र सरकार को, इसको लेके थोड़ा चिंता करने का बात है और सारे देशवासियों को चिंता करने की बात है। जो 20 बार शादी किए हैं, जो 7 बार शादी किए हैं, जो प्रेम के निशानी कह के एक महल बनाया, उसके बाद और 3 शादी किए, ये प्रेम का निशानी हुआ या हकीकत में क्या हुआ, इसको लेके विचार करना है देशवासी। टेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। किस्से पत्रकार के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको उन पत्रकारों से मिलाते हैं जो सत्ता से लेकर सदन तक जनता की आवाज को पहुंचाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी, जो कि आज की पत्रकारिता, मतलब ये एक वो सबूत है जो पहले की जो पत्रकारिता थी, एक बुनियादी पत्रकारिता, जमीनी पत्रकारिता, उससे ही आपको रूबरू कराएंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि सर, पत्रकारिता की शुरुआत आपने कब की थी? श्रुति, यूँ तो चूँकि मेरे पिताजी पत्रकारिता से जुड़े रहे, आज अखबार के एडिटर रहे, तो वो तो कह सकते हैं कि उसके कहीं ना कहीं प्रभाव तो बचपन से ही रहे। घर में माहौल ही ऐसा मिला। एक चूँकि एक पत्रकार का बेटा रहा, हाँ। तो इसलिए पत्रकारिता का तो कह सकते हैं कि एक बचपन से ही उसके कहीं ना कहीं कीले कह लीजिए या कहीं ना कहीं वो सोच पत्रकारिता की रख लीजिए, वो हमारी बनी रही। वस्तुतः हम 79 में लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ करने आए थे। इसी बीच में मुझे ये जिम्मेदारी दी गई 80 में कि आप यूनिवर्सिटी की वहाँ की जो आप अपना अध्ययन भी करें और यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्टिंग है वो भी आज अखबार को आप देते रहा करें। चूँकि जो उस समय आज अखबार के जो एडिटर थे, उनको ये मालूम था कि मैं थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने से थोड़ा वाबस्ता रहता हूँ, थोड़ा सा रुझान रहता है, तो और उस पर उन्होंने उस समय 300 रुपये महीने एक पारिश्रमिक के रूप में कि आप वहाँ की रिपोर्टिंग करेंगे और 300 रुपये आपको हम महीने में दिया करेंगे। तो उस समय 300 रुपये महीने, 42 रुपये मात्र फीस थी हमारी लॉ की, और 300 रुपये मिलना तो उस समय तो हमारे लिए इससे बेहतर और इससे सुखद कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। हमने कहा कि हाँ भैया, बिल्कुल हम इसको करेंगे। तो लगभग 1.5 वर्ष या 2 वर्ष हमने वहाँ से यूनिवर्सिटी की हमने शुरुआत वहाँ से की कि वहाँ से रिपोर्टिंग करते रहते थे, और पार्क रोड में हमारे आज अखबार का ब्यूरो हुआ करता था। तो फिर उसके बाद हम धीरे धीरे वहाँ आ गए। फिर अवकाश, आज अखबार की एक अवकाश मैगजीन निकलती थी, फिर उसके लिए उसमें सांस्कृतिक
उसकी ज़रूरत पड़ती थी तो बनारस से ये कहा गया कि आप कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी थोड़ा सा फोकस करें और उस पर भी हमको दिया करें। तो उस पर भी हमने थोड़ा बहुत लिखा और लगभग 85 तक हम आज अखबार में रहे। उसके बाद फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में भाषा में उसके लिए जगह निकली, उसमें हमने अप्लाई किया। फॉर्चुनेटली उसमें हम सेलेक्ट हो गए और उसके बाद फिर मैं तब से रिटायरमेंट तक मैं लगभग 37-38 वर्ष में पीटीआई में रहा। फिर मैं पीटीआई का ब्यूरो चीफ होकर वहाँ से रिटायर हुआ और इस बीच में पत्रकारिता के बड़े दौर, बड़े चीज़ों को देखा। लेकिन तब की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है, जो मुझे लगता है। तब पत्रकारिता समाज के लिए की जाती थी, समाज की समस्याओं को, वहाँ के सत्ता के आचरण को और बाकी अधिकारियों के कार्यशैली को, इन सारी चीज़ों को, जन समस्याओं को, उनको लेके केंद्रित पत्रकारिता हुआ करती थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उस समय जनता की आवाज़ के रूप में पत्रकारिता का काम ही जनता की आवाज़ है और उसकी समस्याओं को, जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो तब पत्रकारिता में ये भी होता था कि जो अगर अच्छा शासनकाल है तो उसकी प्रशंसा भी होती थी, आलोचना भी होती थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे पत्रकारिता सिकुड़ती चली गई और अब तो मुझे लगता है कि अब पत्रकारिता तो ना के बराबर रह गई है। अब खाली एक, अगर ये कहना अतिशयोक्त होगा कि अब पत्रकारिता, बल्कि अगर ये कहा जाए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अगर सामने रख के उसका मूल्यांकन करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पत्रकारिता की जो गति थी, पत्रकारिता की जो सीमाएं थी, पत्रकारिता की जो मर्यादाएं थी, उन पत्रकारिता की मर्यादाओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। सर, जितना अब तक मैंने पढ़ा है आपके बारे में, जितना अब तक सुना है मैंने, उत्तर प्रदेश का जो सबसे चर्चित कांड था गेस्ट हाउस कांड, उसको आपने बहुत करीब से देखा क्योंकि उस टाइम पर आप ज़मीनी पत्रकारिता कर रहे थे। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि सर उस वक्त का क्या ऐसा था जो आपने देखा? देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीति का, उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो दौर सबसे बुरे रहे हैं या बुरे दौर से गुजरे हैं। एक तो जो मीराबाई गेस्ट हाउस कांड हुआ 2 जून 1995 को, और दूसरा जो विधानसभा में माइक चले, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक काले धब्बे के रूप में लंबे समय तक देखे जाएंगे और याद किए जाएंगे। मैंने उसको कवर भी किया है, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था। तो वो उसकी राजनीति में जो एक सत्ता को प्राप्त करने की बाई हुक बाई कुक जो एक मनोवृत्ति डेवलप हुई, ये शायद उसकी परिणति थी। काशीराम जी का और मुलायम सिंह जी का एक समीकरण बना और वो एक बहुमत से वो चीज़ सरकार बनी और वो वहाँ सत्ता में आए। और कहा तो ये जाता है कि मायावती जी काशीराम जी को मुलायम सिंह जी के लिए वो उनको स्क्रू कसने के लिए कहती रहती थी। और शायद कितना सच है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चर्चा उस समय राजनीतिक गलियारे में इस बात की ज़रूर हुआ करती थी। ये तो वही लोग जाने के क्या सच है कि काशीराम जी जब आते थे तो कहा जाता था, या पत्रकारों के अपने उसमें और राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती थी कि वो पैसा लेने आते हैं। तो इस बात की चर्चा होती थी। तो अब कितना सच है ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो देने वाला और लेने वाला जान सकता है। था क्या ऐसा सच था कि नहीं था। तो उसी को लेके कुछ मतभेद बने और कुछ चीज़ें बनी और अंततः ये भी कहा जाता है कि मायावती के दबाव में काशीराम जी ने समर्थन मुलायम सिंह से और सरकार गिर गई थी। उससे समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से उसमें दबंग लोगों का ज़्यादा प्रभाव था,
या उसके उनके कार्यकर्ता ज़्यादा उग्र स्वभाव के थे या वो थे, वो शायद उनका जो यूथ विंग था वो लोग उससे कुछ नाखुश हुए कि साहब ये समर्थन क्यों से वापस ले लिया। और गेस्ट हाउस कांड के कमरा नंबर 1 में मुझे याद है कि वहाँ बैठक ले रही थी अपने विधायकों का मायावती जी। इसी बीच में लगभग 150 लोग वहाँ चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने उत्पात काटा और उन्होंने वहाँ जाकर अशिष्टता भी, भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी। उस समय मायावती जी थी और जो विधायक थे उसमें से 2-4 विधायक तो बसपा के भाग गए, निकल गए, कुछ वहाँ बचे। तो वो, लेकिन ये भी आया था कि उनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कपड़े वपड़े फाड़े गए, लेकिन हाँ उनसे अशिष्टता की गई। और मैं तो ये कहूँगा कि शायद स्थिति ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, अब वो नहीं है, उनकी हत्या हो गई बाद में। तो वो अपने, चूँकि उसी सामने ट्रांजिट हॉस्टल था उसमें वो रहते थे, तो जब शोर शराबा सुना तो आया, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी राइफल से 2-3 फायर किए। तो वहाँ जो लोग थे उसमें थोड़ा सा लगा कि अब यहाँ स्थिति बिगड़ेगी, तो वो लोग वहाँ से भागे और वहाँ से हटे। तो शायद वो जो एक स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती वो शायद ब्रह्मदत्त जी ने बचा ली थी। खैर मायावती ने भी फिर ब्रह्मदत्त जी के उन रिश्तों को बहुत ईमानदारी से और शिद्दत से निभाया। उनकी पत्नी को भी उन्होंने काफ़ी मदद की और बराबर वो भी मंत्री रही, उनकी पत्नी बाद में विधायक भी हुई, तो उसमें हमेशा प्रत्याशी खड़ा नहीं किया उन्होंने और उनके समर्थन में रही। तो ये सारी चीज़ें रही थी। चूँकि मैं अपने ऑफिस में PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में था मैं, तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी ट्रांजिट हॉस्टल जो था वहाँ से एक, चूँकि वहाँ कई जर्नलिस्ट भी रहते थे, उनमें से हमारे एक मित्र ने टेलीफ़ोन किया कि गोस्वामी जी यहाँ लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी और बसपा की मीटिंग चल रही थी, उसमें वहाँ कुछ ज़्यादा भगदड़ हो गई और मारपीट हो रही है। तो मैं स्कूटर से तुरंत रश करके आया था। मुझे याद है मैंने रिसेप्शन में वहाँ देखा तो वहाँ हमारी भीड़ लगी हुई थी और जितने कार्यकर्ता थे वो सब गाली गलौज, भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे मायावती को और मतलब डेरोगेटरी शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तो वो इसी बीच में ब्रह्मदत्त जी ने किया, तो वो मैं उसका आई विटनेस हूँ, मैंने उसको देखा कि वहाँ कैसे हुआ, फिर मैंने उसका पूरा कवरेज किया था। सर उस कवरेज के बाद क्या कोई आपको एक एप्रिसिएशन मिला हो ऑफिस में जाके, या फिर जो भी लोग आपके दोस्त मिलते हो तो पूछा हो? नहीं, उसमें तो देखिए एप्रिसिएशन का इसलिए नहीं कि वो चूँकि ऐसी घटना थी कि उसमें सारा मीडिया आ गया था और सारे लोग वहाँ पहुँच गए थे, तो सभी ने, कोई एक्सक्लूसिव नहीं थी कि शायद वो मैंने ही कवरेज किया। हाँ ये ज़रूर था कि एक एजेंसी में होने के नाते वो चीज़ सबसे पहले देश के लोगों को पहुंचाने का काम, ये मन को संतुष्टि ज़रूर है कि लोगों को इस घटनाक्रम की जानकारी देने वालों में सबसे पहले PTI से फ्लैश जारी हुआ था कि यहाँ ऐसे हुआ। वो अभी भी मेरे पास वो शायद मैं देखूं तो कटिंग्स वो फ्लैश की रखी हुई हैं जो मेरे इनिशियल से गई थी और दिल्ली ने उसको वहाँ से किया था। तो एक एजेंसी में होने के नाते ये क्रेडिट तो ज़रूर ले सकता हूँ कि लखनऊ को छोड़ के देश के और प्रदेश के अन्य हिस्सों में सबसे पहले जानकारी देने वालों में एक मैं भी रहा हूँ। बहुत नुकसान पहुँचा है सर। कहा जाता है कि पत्रकारिता जो है एक समाज का आईना है, तो क्या आज का जो समय है, आज की जो पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, क्या ये वाकई में आईना दिखा रही है? मैं यही बात मैंने श्रुति पहले कहा आपसे कि पत्रकारिता अगर आप देखें तो एक मैंने वो अगर मुझे ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि मैंने अपने पिताजी के दौर की पत्रकारिता स्वतंत्रता के बाद की जो मैंने देखी, तो उसमें पत्रकारों को ना तो कोई वेतन था न उनका कोई वो था। वो एक जो वही पत्रकारिता में वही लोग आते थे, उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, ज़िलों में चले जाएं तो वहाँ वकील हुआ करते थे, वहाँ के जो टीचिंग प्रोफेशन के लोग हुआ करते थे, अथवा वो जो लोग जिनका के लिखने पढ़ने से और समाज के प्रति उनकी एक सोच या उनका एक नज़रिया होता था, वो लोग पत्रकारिता में आते थे। तो वो लोग उस ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को पत्रकारिता की निभाया करते थे। पत्रकारिता
अगर आप देखें कि पत्रकारिता हमारे संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, तीन ही हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, लेकिन चौथा स्तंभ पत्रकारिता को दिया गया, ये बड़ी बात है। जबकि संविधान में उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उसकी मान्यता चौथे स्तंभ के रूप में है। सही बात है। वो सिर्फ इसलिए थी कि ये समाज की चीज़ों को, व्यवस्थाओं को, सरकार को, शासन को, प्रॉब्लम्स को, उनको ये जनता के सामने रखते हैं और एक ये बड़ी बात होती थी, इसलिए वो चौथा स्तंभ आया। तो वो अब चीज़ें अब पत्रकारिता में अगर आप देखें तो अब कहीं भी आपको समाज से जुड़ी हुई जो विसंगतियां हैं, शासन से जुड़ी हुई जो खामियां हैं, राजनेताओं की जो भ्रष्टाचार हैं, बेईमानियां हैं, उनके जनता के प्रति जनप्रतिनिधि, अब उनका जन से कोई मतलब नहीं रह गया है, खाली सत्ता से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस पर जो लिखना चाहिए, तरफ से भागने लगा। हाँ, तो वो जो एक स्थिति हो गई है, उसकी वजह से पत्रकारिता आज अपने जो उरूज से वो बहुत नीचे आ गई है। और अब पत्रकारों को समाज में जो एक स्थान था, और वो मैंने देखा है और वो मुझे मिला भी है कि पत्रकार के रूप में जब आप जाएं तो एक सम्मान की नज़र से देखते थे और एक रिस्पेक्ट देते थे। आज पत्रकारों से मिलने में लोग कतराते हैं, बचते हैं। तो ये जो आ रही, इस पर हमें नई पीढ़ी को, पत्रकारिता से जुड़े लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। और दूसरी एक बात और जो मेरी समझ में आती है कि जो पत्रकारिता थी वो मिशन थी, अब पूरी तरीके से वो प्रोफेशन में तब्दील हो गई है। तो इसलिए वो पत्रकारिता का जो वास्तविक स्वरूप था, मुझे लगता है कि शायद वो वास्तविक स्वरूप उसका अब नष्ट भ्रष्ट हो गया है। सर, क्या लगता है कि ये जो नए बच्चे आ रहे हैं पत्रकारिता में और उनके अंदर अचानक से लगता है कि वो जैसे ही वो आए हैं संस्थान में, घुसे नहीं है, पढ़ाई जैसे ही स्टार्ट की है, फर्स्ट सेमेस्टर पहुंचे नहीं, उनको लगता है कि मैं तुरंत से एंकर बन जाऊं, तुरंत से रिपोर्टर बन जाऊं। तो उनको क्या कहना चाहते हैं? क्या ये उनके लिए सही है? किस हद तक सही है? इंटर्नशिप तक वो ढंग से नहीं करना चाहते, वो 1 महीने में ही सोचते हैं कि हम सब कुछ कर ले जाए। नहीं, देखिए, उसके लिए मैं उन बच्चों को, जो नई पीढ़ी है, उसको दोष कम देना चाहता हूँ। उनकी तो एक वो उनकी युवावस्था होती है, उनमें वो एक क्या शब्द कहा जाना चाहिए कि उनमें वो उत्तेजना होती है कि हम कैसे, हम भी अपने जो बड़े लोग हैं उनके समकक्ष कैसे पहुँचे, वो एक भाव होता है। ये जिम्मेदारी हमारे उस प्रोफेशन के जो सीनियर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको पहले ट्रेनिंग दें, उनको प्रॉपरली उनको हम सिखाएं। लेकिन आज स्थिति है कि वो आए और आने के बाद उनको तत्काल रिपोर्टिंग में भेज दिया गया। मतलब मैं 7 वर्ष जो है वो मुझे कभी ऐसा असाइनमेंट नहीं दिया गया। हमको कहीं नगर पालिका दे दी गई, कहीं हमको धरने प्रदर्शन दे दिए गए कि इनको करो। धूप में भागते थे और साइकिल थी, साइकिल से मैं उसको कवरेज करता था। और तब उसके बाद कहीं जब ये महसूस किया हमारे लेखन में, हमारी भाषा में, व्याकरण में, इन चीज़ों को वो जो हमारे ब्यूरो चीफ होते थे, जो हमारे सीनियर्स होते थे, वो उसको देखते थे, फिर वो बताते थे, समझाते थे कि नहीं ये तुमने गलत लिखा है। जैसे कि मैं आज अखबार की ही एक घटनाक्रम बताऊं कि एक हमारे साथी थे, उस समय बिल्कुल युवा थे, नए थे, पत्रकारिता में आए थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा। तो वो आलमबाग में एक रिक्शे की और ट्रक की टक्कर हो गई। तो वो वहाँ से तेज़ी में आया और उसने लिखा कि रिक्शे ने ट्रक को टक्कर मारी, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो सवाल ये नहीं है, मिस्टेक हमसे भी हो सकती है और बड़ों से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। अगर वो समाचार चला जाता तो फिर उसकी, उस अखबार की क्रेडिबिलिटी ख़राब होती और उस रिपोर्टर की क्रेडिबिलिटी की, इसको तो बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं। चैनल में भी सर एक बार ऐसे ही हुआ था कि लिखा था सीएम योगी ने जो है डेथ हुई थी वहाँ पर, तो लिखा होता सीएम योगी ने जताया सुख। तो अब ऐसी चीजें नहीं, देखिए 2 चीज़ है, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। तो ये जिम्मेदारी जो आपने ये बात कही कि इसमें क्या मतलब जो आ जाते हैं एकदम ऊपर उठना चाहते, ये जिम्मेदारी बड़ों की है। ये जिम्मेदारी उस ने जो वहाँ से बोला था,
तो उसको बिल्कुल नया रहा होगा, उसको इस बात का ज्ञान नहीं होगा और उसको उन्होंने फील्ड में भेज दिया। तो जब तक उसको मांजेंगे नहीं तब तक वो बर्तन साफ कैसे होगा। तो पहले पत्रकारिता में उस लड़कों को, युवा पीढ़ी को मांजना पड़ेगा, उनको सारी चीज़ों को तथ्यों से उसको दौड़ाना पड़ेगा। जब वो हो जाएगा तब फिर वो गलती नहीं करेगा। लेकिन उसने गलती की तो तत्काल जो सीनियर थे और उन्होंने बड़ा मजाक बनाया और उसकी बड़ी हंसी हुई और उसको ये बताया कि ये तुम पत्रकारिता नहीं कर सकते, तुम जाओ, कल से नहीं आओगे, और उसको निकाल दिया। मतलब ये एक सख्ती का सिर्फ ये थी। ये चूक भी हो सकती है लिखने में, लेकिन उस पर ये चूंकि उसकी दूसरी या तीसरी गलती थी तो तिवारा इस गलती पर उसको आज अखबार से निकाल दिया गया ताकि दोबारा ना रिपीट। नहीं, ताकि वो सवाल ये है कि आज अखबार से, भले ही उस समय उसको बुरा लगा होगा कि हमारी इस गलती पे हमको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन वो पत्रकारिता इतनी जिम्मेदारी क्या है, इतनी गरिमापूर्ण है, उसकी जरा सी बात अगर कहीं गलत हो जाएगी तो पूरे एक परसेप्शन बनेगा समाज में, क्या संदेश जाएगा। तो ये बात खाली छोटी सी नहीं है। आज जो युवा पीढ़ी है वो सीखना नहीं चाहती है और जो सीनियर्स हैं वो सिखाना भी नहीं चाहते हैं, कि वो अगर सिखाना चाहें तो वो सिखा भी नहीं रहे हैं, और जो युवा पीढ़ी है वो सीखना भी नहीं चाहती है। वो तत्काल चाहती है कि जो ही आपने ट्रेनिंग पूरी करी, वो चाहते हैं हमको माइक मिलकर हमको मुख्यमंत्री को कवर करने के लिए दे दिया जाए या हमको सचिवालय प्रशासन कवर करने के लिए दे दिया जाए। वो ये नहीं सोचती है या हमको पहले सीखें तब हम वहाँ पहुँचेंगे। ये विडंबना है पत्रकारिता की। शायद उसी की वजह से आज पत्रकारिता का जो क्षरण होता जा रहा है या पत्रकारिता की गरिमा कम होती जा रही है। सर, अभी तक आपको इतने सम्मान मिले हैं। जब मैं आई हूँ यहाँ पर आपके घर पर तो मैंने देखा कि लाइन से आपके जो है शील्ड्स रखी हुई हैं, लाइन से ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं। तो सर, क्या कभी सोचा था आपने कि इतना सम्मान जो है आपको इस पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि जब नया नया इंसान आता है पत्रकारिता में तो शायद उसको नहीं इतनी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि ख्वाहिश तो तमाम होती है लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो सर, कितना अच्छा लगता है। नहीं, वो तो कोई भी हो, वो आपको सम्मान मिलेगा तो आपको भी प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए बहुत संघर्ष, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तब आपको इन चीज़ों को प्राप्त होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने बहुत संघर्ष भी किया और उसके लिए मैंने सीखने की भी कोशिश की। मैंने बड़ों का रिस्पेक्ट भी की कि जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं कभी भी, अब आज आप देख लीजिए, मैं खाली एक दौर वो भी था हमारे समय का कि जब हमारा 86 में हमारा एक्रेडिटेशन हुआ था, राज्य मुख्यालय पर मान्यता हमारी हुई थी, तो हमारे लिए बड़ी एक मतलब इतना अच्छा लगा कि जैसे कि मैं अब जर्नलिस्ट, मैं स्थापित जर्नलिस्ट होने जा रहा हूँ। एक बड़ा उत्साह, बहुत अच्छा लगा जब हमारे ब्यूरो चीफ ने लिख के भेजा कि इनको मान्यता दी जाए, तो वो मेरी खुशी का बड़ा अच्छा पल था। उसके बाद जब एनएक्सी में वहाँ कवरेज करने जो हमारे बड़े सब सीनियर लोग थे, जिनकी अपनी एक प्रतिष्ठा थी, जिनकी लिखने का एक महत्व था, जिनका कि सत्ता में, शासन में, समाज में उनका एक स्थान था, तो मैं तो एक बहुत छोटा सा था। तो चूँकि ये मेरी भी थी एक इच्छा कि नहीं, आज ये लोग ऐसा नहीं है कि ये आज इन्होंने ज्वाइन किया और आज ये शिखर पर पहुंच गए। इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, इनसे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो जब अगर किसी में सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी तो वो पत्रकार कहला सकता है, अच्छा खिलाड़ी कहला सकता है, लेकिन वो अच्छा खिलाड़ी होता नहीं है या अच्छा पत्रकार बन नहीं पाता। ये तब तक संभव नहीं है कि जब तक आप में ये क्यूरियोसिटी नहीं होगी और जब तक आप में ये बात नहीं होगी कि हम अभी हमारे पास ज्ञान नहीं, हम जितना अर्जित करें। और पत्रकारिता या शिक्षण क्षेत्र तो वो है कि जितना आप ज्ञान ले लेंगे तो भी वो अधूरा होगा, आप परिपक्व तो हो ही नहीं सकते हैं। तो वो जो आज की पीढ़ी में, मैं आज की पीढ़ी के युवा पत्रकारों से सिर्फ यही एक बात कहना चाहूँगा कि वो आने के बाद पत्रकारिता में अपने सीनियर्स से, अपने लोगों का आदर करना सीखें, क्योंकि जब आप आदर करेंगे तभी वो आपको कोई चीज़ देना चाहेगा। आप किसी को निरादर करके किसी से कोई चीज़ ले नहीं सकते हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा, तो फिर वो आपको कुछ ना कुछ टिप्स देगा आपकी गलतियों को। और जब आपको गलती पर अगर कोई आपको इंगित करे
तो आज के युवा पीढ़ी उस पर समझते हैं अरे ये हमको बता रहे हैं कि ये होगा, यही सही है। तो वो जो मानसिकता बदली है उसको बदलाव लाना पड़ेगा और पत्रकारिता की खोई गरिमा को लाने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतलब तीनों व्यवस्थाएं तो अपनी जगह पर रहीं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, लेकिन उसके साथ साथ इन तीनों स्तंभों को अगर कोई आईना दिखा सकता है तो वो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। जब चौथा स्तंभ ही कमज़ोर हो जाएगा तो ये निरंकुश हो जाएंगे और लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, अगर मजबूत लोकतंत्र चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि देश का चौथा स्तंभ सबसे ज़्यादा मजबूत हो। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे और है कि सर, पत्रकारिता के इस लंबे सफ़र में आपको कितनी चुनौतियों का सामना अब तक करना पड़ा है? क्या ऐसा कभी हुआ कि आप फील्ड में कभी कोई कवरेज करने गए हो तो आपको कई दबाव पड़ा हो किसी चीज़ का कि इस खबर को नहीं चलाना है, इस खबर को रोक दो, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तमाम तरीके की बातें होती हैं? नहीं, देखिए, आप एक ये इसको मैं अपना सौभाग्य मान लूँ कि एक मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में पीटीआई जो अंतर्राष्ट्रीय देश की सबसे बड़ी समाचार संवाद समिति है उसका हिस्सा रहा। तो अखबारों में तो इस दबाव के एक प्रसंग बनते रहते हैं, लेकिन एजेंसी में सामान्यतः चूँकि एजेंसी की वर्किंग, उसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। वहाँ जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के ऊपर खाली होती है, उसमें अपने कोई विचारों को हम शामिल नहीं करते हैं। जो तथ्य होते हैं उन तथ्य परक रिपोर्टिंग होती है, तो इसलिए कोई बहुत दबाव तो कभी नहीं रहा। लेकिन अपरोक्ष रूप से राजनीतिक दलों के लोगों की पीटीआई की होने की वजह से उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहती थी और वो लोग ये चाहते थे कि वो हमारे पक्ष में रिपोर्टिंग हो या हमारे पक्ष में हो। और मुझे याद है कि 2014 में जब ये इलेक्शन हो रहा था तो आज इस समय देश के गृह मंत्री और देश के दो जो सबसे बड़े स्तंभ हैं, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, तो अमित शाह जी मेरे दफ्तर आए थे और वहाँ आके, लेकिन तब एक मर्यादाएं थी। उन्होंने भी जो आए थे 14 में, अमित शाह साहब मेरे दफ्तर आए, वहाँ उन्होंने अपनी बातों को रखा कि हम ये चाहते हैं कि जो सही रिपोर्टिंग हो, ये अमित शाह साहब। और उस समय जो बाद में राष्ट्रपति हुए कोविंद साहब, वो भी उनके साथ आए थे हमारे दफ्तर में। तो वो मुझे सोच के अच्छा लगता है कि हम जिनसे मिले वो शख्सियत एक राष्ट्रपति बने और एक देश के गृह मंत्री और एक देश के बड़े लोगों में उनसे बातचीत का आमने सामने बैठ के हुई, तो उसका एक अच्छा अनुभव होता है। लेकिन उन लोगों ने भी कभी, अमित शाह साहब ने भी आए, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने भी कोई दबाव नहीं डाला कि आप हमारे लिए ये रिपोर्टिंग करें या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। उन्होंने खाली एक बात, ये इतना ही मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था हम चाहते हैं कि जो सही रिपोर्टिंग हो वो होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप हमारे पक्ष को ही रखें और बाकी न रखें। ये अमित शाह साहब के शब्दों में था। और उन्होंने कहा कि लेकिन ये ज़रूर हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे तथ्यों को रोका न जाए या हमारी जो रैलियां हों उनके कवरेज में 19-20 न किया जाए। जो सबको मिलता है वो कवरेज हमको मिले। जो तथ्यपरक रिपोर्टिंग, वैसे पीटीआई तथ्यपरक रिपोर्टिंग करती है, ये अमित शाह साहब ने कहा था और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आएंगे और तथ्यपरक रिपोर्टिंग होगी। हमको कहीं और राजनीतिक, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी आज जिस देश में जिस उरूज पर है उस पर नहीं थी, तो उनकी पार्टी के एक नेता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने पक्ष को रखें। तो वो उन्होंने तो शालीनता से उन्होंने बात रखी। उन्होंने भी कभी, अमित शाह साहब ने कभी दबाव नहीं डाला कि आप हमारे पक्ष में रिपोर्टिंग करें। लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस भी ना हो, हमारा हमारी जो व्यूज़ हों वो हमारे व्यूज़ हमारे भी आएँ, हमारे विचारों को दबाया न जाए। तो ऐसा कभी मुझे नहीं लगा कि मेरे ऊपर, मैं पीटीआई का उत्तर प्रदेश का हेड भी रहा, यहाँ का मुखिया भी रहा, लेकिन मेरे ऊपर कभी कोई ऐसा दबाव नहीं आया किसी भी राजनीतिक दल का कि वो मेरे पक्ष में ही रिपोर्टिंग हो।
तो लेकिन समाचार पत्रों में तो ये थोड़ा बहुत होता है, चूँकि उनके अपने व्यूज़ भी होते हैं, एजेंसी की अपनी एक वर्किंग अलग है। तो ये इसका एक लाभ हो सकता है, या शायद ये कारण हो सकता है कि इसलिए दबाव नहीं पड़ा। दूसरा ये भी मालूम था कि जो तथ्यपरक रिपोर्टिंग होगी वही करेंगे, ये हमारे दबाव में आएंगे भी नहीं, तो शायद एक ये भी परसेप्शन रहा होगा। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, आपने सुना कि सर ने क्या कुछ कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता की अगर बात की जाए तो पत्रकारिता में सर को एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। सर को जो आज के पत्रकारिता के बच्चे क्या, मैं खुद भी सर को फॉलो करती हूँ, सर को देखा है, मैंने पढ़ा है, जाना है, तब आज सर से मिलने का आज एक समय मिल पाया है। फिलहाल इसी कड़ी में हम आपको और भी पत्रकारों से मिलाएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।